हेलो फ्रेंड्स, आइए प्रश्न संख्या जो 21 था उसका अथवा और वाला प्रश्न देखते हैं जो 8 नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या 21 चूंकि अंशों के निर्गमन, हरण व पुनर्निर्गमन से संबंधित थी, इश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू, तो ये प्रश्न भी आपका इश्यू, फॉरफीचर और रीइश्यू, अंशों का निर्गमन, हरण व पुनर्निर्गमन से संबंधित है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट स्टेशनरी लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक के 3 लाख अंशों को 3 रुपए प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। कंपनी ने क्या किया? 3 लाख शेयर इश्यू करने, निर्गमित करने की बात करी है, लेकिन शेयर का प्राइस क्या होगा? 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए प्रीमियम, यानी जो निर्गमन मूल्य था वो कितना रखा गया? 13 रुपए प्रति अंश क्या था? निर्गमन मूल्य रखा है, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है आपके पास में, इसमें बोला गया है। राशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना था। राशि का भुगतान कैसे करना था उसके बारे में देखिए। आवेदन तथा आवंटन पर 7 रुपए प्रति अंश, आवेदन और आवंटन दोनों साथ में है, 7 रुपए प्रति अंश है। प्रथम तथा अंतिम याचना पर, याचना का मतलब कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, शेष राशि जो होगी वो मांगी जाएगी 3 रुपए प्रीमियम सहित। देखो 7 रुपए आवेदन और आवंटन पर मांग लिए, कुल 13 रुपए मांगे जाने हैं, और 3 रुपए प्रीमियम यदि आपका प्रथम व अंतिम याचना पर है तो 7 रुपए ये हो गया, 6 रुपए ये होगा, तो 7 और 6 क्या हो जाएंगे? 13। इस 6 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम शामिल है। अगर 3 रुपए प्रीमियम शामिल है तो 3 रुपए तो शेयर की पूंजी का, अंश पूंजी का, और 3 रुपए किसका? प्रीमियम का। तो यानी ये आपका पूरा एक तरीके से मैं बोलूं, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। 7 रुपए तो आपके आवेदन आवंटन पर होंगे और 6 रुपए आपके क्या होंगे? क्योंकि 13 रुपए जो है 3 रुपए प्रीमियम समेत, 3 रुपए प्रीमियम सहित आपका जो है वो इश्यू प्राइस है, निर्गमन मूल्य है, तो आपका जो रहेगा 7 रुपए आवेदन आवंटन पर और आपका 6 रुपए जो रहेगा प्रथम तथा अंतिम याचना पर, जिसमें 3 रुपए आपका अंश पूंजी का है और 3 रुपए आपका प्रीमियम का है। अब क्या हुआ देखिए, यहां पर 4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी इश्यू कितना करना चाहती है? कंपनी कितने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे? कंपनी ने 3 लाख अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और कंपनी को कितने आवेदन प्राप्त हुए? 4 लाख अंशों के लिए। तो इसको बोलते हैं अधिअभिदान, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। तथा आवंटन निम्न प्रकार से किया गया। अलॉटमेंट कैसे किया? 80,000 अंशों के आवेदकों को पूरे 80,000 अंश दिए, फुल अलॉटमेंट जिसको आप बोल सकते हो, पूर्ण अलॉटमेंट, पूर्ण आवंटन जिसको बोला जाएगा वो हो गया। अगले 40,000 अंशों के आवेदकों को 0, कुछ भी अंश नहीं दिया गया, और शेष आवेदकों को अंशों का आवंटन अनुपातिक आधार पर किया गया। अनुपातिक का मतलब होता है यथानुपात, प्रोराटा, प्रोराटा बंटन, प्रोराटा अलॉटमेंट जिसको आप बोलते हो, यथानुपात बंटन बोलते हो। यथानुपात बंटन का मतलब होता है अंशधारी आवेदन ज्यादा के लिए करेगा, लेकिन कंपनी उसको क्या करेगी? कम अंश आवंटित या निर्गमित करेगी। तो उसको हम देखते हैं कितने अंशों के लिए हुआ ऐसा अनुपातिक आधार पर। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन प्रथम तथा अंतिम याचना पर देय राशि में कर लिया गया। तो जो भी एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त राशि आपको मिलेगी उसका समायोजन यानी उसका एडजस्टमेंट कहां पर करना है? उसका एडजस्टमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी प्रथम व अंतिम याचना राशि पर करना है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये प्रश्न यहां तक तो पूरा बता दिया गया। अब आगे आपके सामने ये रहा कि 2 अंशधारी थे। 2 अंशधारी कौन कौन है? अमित, सबसे पहला कौन है? अमित, जो कि किससे संबंधित था? श्रेणी प्रथम, फर्स्ट श्रेणी वाले जो अंशधारी थे। 80,000 का आवेदन किया था, पूरे 80,000 अंश उनको आवंटित किए थे। तो मतलब ये वो वाली श्रेणी से है जहां पूर्ण आवंटन, फुल अलॉटमेंट की बात हो रही है। श्रेणी से संबंधित था जिसे 4,000 अंशों का आवंटन यानी अलॉटमेंट किया गया था। वेनी जो दूसरी एक तरीके से अंशधारी थी, जो श्रेणी 3 से संबंधित थी। श्रेणी 3 जो था वो प्रोराटा यानी यथानुपात बंटन वाला था, अनुपातिक बंटन वाला था, से संबंधित थी, तथा जिसे
4,400 अंश का आवंटन किया गया था। आवंटन यानी अलॉटमेंट किया गया था। प्रथम तथा अंतिम याचना राशि का भुगतान करने में असफल रहे। दोनों अंशधारी अमित और वेनी, ये दोनों अंशधारी जो अलग अलग श्रेणियों से क्या करते, श्रेणियों से संबंधित थे, डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज थी उससे रिलेटेड थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी प्रथम व अंतिम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। तो नहीं किया यानी वो असफल रहे। असफल रहे तो उनके अंशों का हरण किया जाएगा। देखिए आगे बोला गया होगा, उनके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण को बोलते फॉरफिट। उनके शेयर क्या कर लिए, कंपनी ने वापस ले लिए, हरण कर लिए, फॉरफिट कर लिए। हरण किए गए अंशों को 7 रुपए प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त। पूर्ण प्रदत्त का मतलब एक अंश कितने का था, 10 रुपए का था। 10 रुपए का मानते हुए लेकिन उसको निर्गमित कितने में किया, पुनः निर्गमित 7 रुपए प्रति अंश में किया, पुनः निर्गमन कर दिया गया यानी री इश्यू। पुनः निर्गमन को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से आपने यहां पर क्या कर दिया, री इश्यू कर दिया। वापस अंशों को 10 रुपए का अंश 7 रुपए में क्या कर दिया, यानी 3 रुपए आपने क्या दिया, बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया। तो आपको बोला गया उपरोक्त लेन देनों के लिए कंपनी की पुस्तक में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। जर्नल एंट्रीज करने को बोला गया है। यहां पर आपको इश्यू अंश निर्गमन की प्रविष्टि करनी है, फॉरफीचर अंश हरण की प्रविष्टि करनी है, री इश्यू यानी अंशों को पुनः निर्गमित करने की भी क्या करनी है, आपको प्रविष्टि करनी। कैसे करेंगे आइए अभी देखते हैं। इस प्रश्न को यदि आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहां देख लीजिए, ये प्रश्न वही है। कॉन्सेप्ट स्टेशनरी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 3 per share, means the issue price is 10 plus 3, 13 rupees per share. The amount were payable as follows: on application and allotment 7 rupees per share, and on first and final call balance is 6 rupees, and 6 rupees bifurcation is 3 plus 3, because 3 rupees for capital and 3 rupees for premium. Applications were received for 4 lakh shares over subscription, and allotment was made as follows: the applicants for 80,000 shares, allotment 80,000 shares. The applicants of 40,000 shares, nil allotment. Balance of the applicants were allotted shares on pro rata basis. So यथानुपात बंटन हुआ है। And excess money, the advance money, you can say excess या extra money received with applications were adjusted towards sum due on first and final call. तो वही बात है जो हिंदी में आपको अभी समझाई थी मैंने। तो अब यहां पर जो और बात बोली गई है वो 2 अंशधारी की बात बोली गई है। अमित who belongs to category 1 and was allotted I am highlighting the allotted here, but it's not important. Why? Because category 1 no pro rata, so no adjustment is required. 4,000 shares and Veni who belong to the category number 3, the category 3 pro rata, so it's most important, was allotted. Again, see, allotted shares are given 4,400 shares, failed to pay the first and final call money, and these shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at 7 per share, fully paid up. Pass the necessary journal entries for above transaction in the books of the company, in the books of the Concept Stationery Limited. They are asking to make the entry. So what we are doing is I already explained to you, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जो प्रश्न है आपका उसके लिए, क्योंकि यहाँ यथानुपात बंटन है और 3 कैटेगरी है यहाँ पर आपके सामने, 3 श्रेणियां है। श्रेणी 1 कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये तीनों 1 2 3 दिया हुआ है, 3 श्रेणियां है। इसके लिए आपको एक विश्लेषण तालिका बना लेनी चाहिए और उस विश्लेषण तालिका के माध्यम से आपको यहाँ पर उस प्रश्न को क्या करना चाहिए, हल करना चाहिए, क्योंकि उस विश्लेषण तालिका में आप सब चीजों को क्या कर दोगे, बता दोगे, सब चीजों को समझा दोगे, तो वहां पर आपको कोई भी प्रविष्टि करने में आसानी रहेगी, क्योंकि डेटा जो होगा, समंक जो होगा, वो हम क्या कर लेंगे, वहां से ले लेंगे। तो आइए यहां पर मैं विश्लेषण तालिका बना रहा हूं आपके सामने, जो आपको समंक दिए हुए हैं, उन समंकों के माध्यम से मैं यहां आपके सामने एक विश्लेषण तालिका
जिसको आप एनालिटिकल टेबल बोलोगे। ये विश्लेषण तालिका आपके सामने बना रहा हूं। इसको विश्लेषण तालिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा आपको क्या करके दे देगी, ये सब आपको पूरा विश्लेषण करके दे देगी, एक एनालिसिस करके दे देगी कि किस तरीके से आपको जो राशि मिली है उसमें से कितना आपने कैपिटल में डाला है, कितना आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में समायोजित यानी एडजस्टमेंट किया है। तो वही विश्लेषण तालिका जो मैंने आपको पिछले को प्रश्न में समझाई थी, उसके बाद में हम प्रविष्टि करना चालू करेंगे। सबसे पहला जो कॉलम हम बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? श्रेणी का बनाते हैं यानी कैटेगरी। उसके बाद में हम बनाते हैं आवेदित अंश। आवेदित अंश को बोलते हैं शेयर्स अप्लाइड। यहां आप इसको शेयर्स अप्लाइड भी लिख सकते हैं कि एप्लीकेशंस शेयर्स अप्लाइड जिसको आप बोलोगे। आवंटित अंश या निर्गमित अंश भी बोल सकते हैं इसको। तो जो आवंटित हुए वो आवंटित अंश आपको अगले कॉलम में दिखाने, शेयर्स अलॉटेड। फिर आप यहां लिख सकते हो आवेदन पर प्राप्त राशि। जो आवेदन था उसके साथ कितनी राशि प्राप्त हुई? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ये आवेदन पर प्राप्त राशि यहां आप दिखाएंगे। उसके बाद जो कॉलम बनेगा वो आवेदन पर प्राप्त राशि का निपटारा, या इसको बोल सकते हैं हम आवेदन राशि जो आपको मिली उसका क्या कर रहा हूं मैं? निपटारा, यानी डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी। डिस्पोजल क्या होगा, क्या निपटारा होगा? कुछ तो अंश पूंजी में जाएगा, कुछ पैसा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्रथम व अंतिम याचना राशि में समायोजित होगा, और कुछ पैसा आपका क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो कि वो वापस कर दिया जाएगा। तो यहां कुछ पैसा अंश पूंजी में जाएगा जिसको शेयर कैपिटल हम बोलते हैं। तो अंश पूंजी में कितना जाएगा वो आपको यहां निकालना है। कुछ पैसा प्रथम व अंतिम याचना राशि, प्रथम व अंतिम याचना राशि में समायोजित होगा। प्रथम व अंतिम याचना राशि जो होगी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, और कुछ पैसा वापस कर दिया जाएगा यानी रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहां आपको ये पूरा एक एनालिटिकल टेबल है, जिस एनालिटिकल टेबल को आपको यहां पर बनाना है। सबसे पहली श्रेणी जो थी वो किससे संबंधित थी? पूर्ण आवंटन से संबंधित थी, जिसको फुल अलॉटमेंट बोल सकते हो आप। दूसरी श्रेणी जो थी वो किससे संबंधित थी? रिजेक्ट, यानी उसको आपने रद्द कर दिया था, उनको कोई अंश नहीं दिए थे, आप प्रश्न में देखेंगे तो। तीसरी जो श्रेणी थी वो यथानुपात यानी प्रोराटा थी, यथानुपात बंटन आपने यहां पर किया था। तो ये तीन श्रेणियां हैं, इन तीन श्रेणियों का योग मुझे यहां लगाना होगा, और वो योग लगाकर मैं यहां पर पूरा आपके सामने अभी आपको इसको हल करना सिखाऊंगा। देखिए, आप यदि प्रश्न को पढ़ेंगे तो कंपनी को 4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि कंपनी कितने अंश निर्गमित कर सकती थी? 3 लाख अंश ही निर्गमित कर सकती थी। तो यहां पर जब आप इस टेबल को देखेंगे तो यहां मैं आवेदित अंश कुल मिलाकर कितने कर दूं? 4 लाख। और कंपनी निर्गमित किसने कर सकती थी? कुल मिलाकर 3 लाख। अब आइए इन तीनों श्रेणियों की बात करते हैं। सबसे पहली श्रेणी में आप प्रश्न पढ़ेंगे तो 80,000 अंश आवेदित किए थे, और कंपनी ने आवंटित भी कितने किए? पूरे के पूरे 80,000 अंश किए। दूसरी श्रेणी में 40,000 अंश आवेदित किए थे, लेकिन कंपनी ने उनको कोई भी अंश आवंटित नहीं किए, अलॉट नहीं किए। बोला गया नील, जीरो, कुछ भी नहीं किया। तीसरी जो श्रेणी थी वो अनुपातिक थी। अब अनुपातिक कैसे निकालेंगे? देखिए, कुल मिला के 4 लाख अंशों का आवेदन आपको मिला, उसमें से 80 और 40 1,20,000 हो गया। अगर 1,20,000 में हटा दूं तो बाकी जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? बाकी जो बच रहे हैं वो 2,80,000 अंशों की बात यहां पर हो रही है। अब कुल योग आपका 3 लाख अंश कंपनी क्या कर सकती थी? निर्गमित कर सकती थी, आवंटित कर सकती थी। उसमें से 80,000 तो आपने फर्स्ट कैटेगरी को दे दिए, पहली श्रेणी को दे दिए, तो बाकी कितने बचे? 2,20,000 अंश बचे। वो 2,20,000 अंश किसको दिए गए? तीसरी श्रेणी को दिए गए। प्रोराटा, प्रोराटा यथानुपात होता है, यानी एक अनुपात में क्या बनाऊंगा? 28 और 22 का। यहां देखिए, ये तो आपका 28 और ये आपका 22। तो कंपनी से अगर 28 अंश मांगे होंगे, आवेदन किया होगा 28 अंशों का, 28 शेयर्स का,
अगर एप्लीकेशन दिया होगा तो कंपनी कितने अंश अलॉट करेगी, 22 अंश अलॉट करेगी। यदि इसको आप और शॉर्ट करना चाहें तो वो हो जाएगा 14 और 11। यदि 14 अंश 14 शेयर्स मांगे जाएंगे तो 11 अंश क्या करेगी कंपनी, 11 शेयर्स क्या करेगी, एक तरीके से अलॉट करेगी, इश्यू करेगी। तो ये एक अनुपात यथानुपात से बना है, क्योंकि प्रोरेटा यथानुपात में हमेशा आपको एक अनुपात पता होना चाहिए कि कितने आवेदित हुए और कितने आवंटित किए। अब आइए, चूंकि आपको पता है प्रश्न जो मैंने पढ़ा था उसमें वापस देख लेते हैं इधर। 7 रुपए प्रति अंश क्या था, आवेदन तथा आवंटन राशि। तो यहां पर जहां आपने जब एंट्री करेंगे तब ध्यान रखिएगा आवेदन के साथ आवंटन भी है, यानी एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी होगा। तो अब यहां पर 7 रुपए प्रति अंश है। जब ये कॉलम नंबर 2 आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 रुपए से गुणा करोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा कि आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त हुई वो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए मैं निकाल रहा हूं यहां पर 80,000 इंटू 7 करूंगा तो 8 7 56 5,60,000 रुपए आपको यहां पर प्रथम श्रेणी से मिले होंगे। 40,000 इंटू 7 करूंगा, 7 चौक 28, 2,80,000 2,80,000 आपको मिलेंगे। और 2,80,000 शेयर्स थे, रिमेनिंग जो बाकी बचे थे वो 2,80,000 थे, उसको 7 से गुणा करूंगा। तो यहां आप देखिए उसको गुणा करेंगे तो ये आपका रहेगा 7 और 8 56, 5 जाएगा, 14 और 5 19,60,000, 2,80,000 और 5,60,000। 4 लाख को भी 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये लो 28 लाख रुपए। 7 चौक 28, ये 28 लाख। आप योग कर लीजिए, इसका योग 28 आना चाहिए, देख लीजिए। यस, 28 लाख आ रहा है इसका। तो ये आपका आवेदन पर इतनी राशि मिली। अब आप इसमें से कितनी राशि अंश पूंजी में हस्तांतरित करेंगे, ये जो कॉलम नंबर 3 है, इसको यदि आप 7 रुपए, क्योंकि 7 रुपए प्रति अंश जो था वो क्या था आपका, वो राशि थी जो आपने आवेदन वो आवंटित पर मांगी थी। तो आपको मिला तो इतना, लेकिन उसमें से अंश पूंजी में कितना हस्तांतरित करेंगे, कितना आप ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, वो कैसे पता चलेगा। जितने अंश आवंटित किए, जितने का अंश अलॉट किए, उसको उसी 7 रुपए से गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना राशि आपने अंश पूंजी में यानी शेयर कैपिटल में हस्तांतरित करी है। 8 इंटू 7 करूंगा तो वही 5,60,000 रुपए आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा अलॉटमेंट था। यहां पर 0 इंटू 7 करूंगा तो 0 रहेगा, नील रहेगा यहां पे पूरा। 2,20,000 इंटू 7 करूंगा तो 0 0 0 0, 7 दूनी 14, 4 एक हासिल लगेगा, 14 और 1 15, 15,40,000। और 3 लाख इंटू 7 करूंगा तो 7 या 21, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 21 लाख हो जाएगा। तो आप इस टोटल को भी 7 से गुणा करिए ताकि उसका टोटल चेक कर लीजिए कि इसका टोटल जो है वो आपका 21 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका टोटल आपका 21 लाख आ रहा है। आइए अब देखते हैं कितना राशि आपके पास एक तरीके से कहा जाए अतिरिक्त, यानी आपके पास अतिरिक्त रही है।